साधन में विकास में पढ़े थे हमने संसाधन क्या होते हैं। संसाधन ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि संसाधन को बांटने के कई आधार हो सकते हैं, उन्हीं आधारों में से 4 आधार आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिनमें से एक आधार हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरीके के होते हैं, जैव और अजैव। हमने बताया होगा कि संसाधन जैव संसाधन किन्हें कहते हैं, अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं या फिर जो जीवन से जुड़े होते हैं या जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे गाय हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि जैसे गाय से हमें दूध मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। गाय से जो दूध प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए उपयोगी, हम खाते हैं, पीते हैं, या फिर कोई और जैसे जीव जो जैसे पेड़ है हमारे लिए, इसमें जीवन पाया जाता है। इससे बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे पेड़ से दवाई बनती है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका फर्नीचर बना हुआ है, बहुत सारे उपयोग हैं। तो पेड़ संसाधन है किस प्रकार का? जैव संसाधन। उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन से है जुड़ा कि जीवन से नहीं, इस प्रकार बताया था हमने। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन, जैव और अजैव। और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उससे अजैव संसाधन, जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी भी हमारे लिए संसाधन है, लेकिन वो अजैव संसाधन आएगी। और दूसरा आधार हमने बताया था उत्पत्ति के आधार के बाद समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 तरीके के। समाप्यता मतलब कि खत्म होने के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर 2 तरीके के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरण। तो नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जो फिर से बन सकते हैं यार, जिनकी समाप्ति नहीं होने वाली है, जो समाप्त नहीं होने वाले संसाधन होते हैं, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे हवा कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कहीं ना कहीं से घूम करके वापस आ जाता है, पूरे वायुमंडल में व्याप्त होता है। जल भी पृथ्वी से खत्म नहीं होने वाला है, तो वो भी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। सूर्य से आने वाली किरणें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, तो वो भी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएंगी। उसी प्रकार से इसका दूसरा प्रकार समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय के बाद अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब कि ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं एक समय के बाद या खत्म हो सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला का उपयोग हम निरंतर करते रहें तो कोयला एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। किंतु और एक और बात समझते हैं, जैसे वन का उपयोग हम कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में उसे पीछे से लगाते भी जा रहे हैं। पेड़ पौधे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाते जा रहे हैं, तो वो खत्म नहीं होंगे कभी भी। तो पेड़ पौधे, वन संपदा किस में आएगा? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण हो जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जैसे कोयला हो जाएगा। कोयला एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। धातुएं भी हैं, लेकिन धातुएं चक्रीय रूप में से खत्म होती हैं। हमने बताया होगा कि चक्रीय संसाधन होते हैं। चक्रीय संसाधन में एक चक्र के बाद खत्म होंगे, एक ही बार उपयोग करने पर नहीं खत्म हो जाएगी। तीसरा संसाधन हमने बताया था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। स्वामित्व कहने का मतलब कि ऐसे संसाधन किसके पास है, किसका है संसाधन, इसी के आधार पर एक और बंटवारा किया गया, जिसे कहते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, यानी मालिक कौन है संसाधन का। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो किसी एक व्यक्ति की हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कई लोगों की हैं, कुछ चीजें होती हैं जो किसी के भी नहीं हो सकती हैं। जैसे ये उस पर सभी समुदाय का अधिकार होता है। जैसे समझते हैं, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है और मैंने इसको खरीदा है, पैसे लगाए हैं इस पे, तो ये मेरा होगा, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति का होगा, मेरा। और जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। अगर वो प्राइवेट विद्यालय नहीं है, निजी विद्यालय नहीं है, वो अगर सरकारी विद्यालय है, तो वो सभी व्यक्ति का होगा। और एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे पंचायत भवन है, ग्राम पंचायत भवन है, तो पंचायत भवन किसी निजी व्यक्ति का नहीं होगा। जैसे प्रधान का हो सकता है, कुछ समय के लिए प्रधान है, उसमें कार्य कर रहे हैं, तो और भी लोग उसमें आएंगे, अपने सुविधाओं या फिर जो भी उपयोग की चीज़ें होंगी उनका उपयोग करेंगे, या फिर जैसे भी चुनाव हो रहा है, चाहे जो भी प्रक्रिया हो रही है, तो वहाँ हो रहा है तो वहाँ जाएंगे, उसका लाभ लेंगे हम, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन प्रधान एक समय बाद बदलेगा, फिर नया प्रधान आएगा। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जो भी भवन है, पंचायत भवन है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, पूरे समुदाय का होगा। अब समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो ये 4 बंटवारे कौन कौन से हैं? जैसे बताया हुआ, पहले व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि बताया कि जैसे ये कलम है, मेरी है, यानी किसी एक व्यक्ति का संसाधन होगा। इस प्रकार के संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। हमने वीडियो में पहले भी बता दिया है व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन के बारे में। पढ़ना था हमें राष्ट्रीय संसाधन से, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। दूसरा है व्यक्तिगत के बाद सामुदायिक। अब देखते हैं सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब कि ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है।
ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में कोई एक चारागाह भूमि है जिस पर पूरे गांव के लोग अपने गाय बकरी या फिर जो भी पशु हैं उनको चराने ले जाते हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे ग्राम पंचायत की खाली भूमि जिस पर लोग अपना सामान रख रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। फिर ग्राम पंचायत में पार्क हो सकता है खेलने के लिए, या सरकारी तालाब हो सकता है, सामुदायिक तालाब हो सकता है जिसपे सभी लोग जाते हैं। कुछ और जैसे शमशान घाट पे ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है कि आप नहीं जाइए, वो नहीं जाएंगे, सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे शहरों में पार्क हो सकते हैं, ऐसे उदाहरणों में आएंगे सामुदायिक संसाधन। तीसरा इसी का पार्ट है, सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का तीसरा वर्ग है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। कभी समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब संसाधनों का ऐसा प्रकार जिसमें जो देश के अंतर्गत, देश की सीमा के भीतर आते हैं, उसे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। फिर से सुनते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन देश की सीमा के भीतर आने वाले, चाहे संसाधन वो व्यक्तिगत हो चाहे सामुदायिक, सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे अगर वो देश की सीमा के भीतर आ रहा है तो। कुछ और है कि देश की सीमा के भीतर साथ में 12 नॉटिकल मील के अंदर आने वाले संसाधनों को, जैसे हमारा स्थल भाग यहाँ तक है, जिसे हम भारत के नक्शे के सबसे नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ पे भारत का नक्शा है, इससे 12 नॉटिकल मील की दूरी तक आने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारी तटरेखा है और इस तटरेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी के अंतर्गत जो भी संसाधन हो, चाहे खनिज हो, चाहे जीवाश्म ईंधन हो, चाहे मछलियां पकड़ना है, मत्स्य पालन करना है, सभी प्रकार के संसाधन हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। कितने? 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब समझते हैं चौथा प्रकार इसका, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी देश की सीमा के 200 नॉटिकल मील के बाद आने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारे देश की सीमा यहाँ तक आती है, इसके बाद 200 नॉटिकल मील की दूरी बनाए, यानी यहाँ से लेकर सीमा से 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे, यहाँ से 200 नॉटिकल मील की मान लो ये रेखा है, इस रेखा के बाद जो भी संसाधन उपलब्ध हो, चाहे जीवाश्म हो, चाहे खनिज हो, चाहे मत्स्य पालन करना है, जो कुछ भी करना है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के संसाधनों को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उनका उपयोग करने के लिए ऐसे ही कोई उपयोग नहीं कर सकता, कोई भी देश उपयोग नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिसे अनक्लोज कहते हैं। अनक्लोज ये एक संस्था थी जिसने ये बनाया था, ये नियम कानून बनाए थे, पानी के लिए नियम कानून बनाए थे कि कैसे क्या करना है, कौन किसका उपयोग करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ गए हम, किसी देश की सीमा के बाहर 200 नॉटिकल मील के दूर के क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे, जिसका उपयोग कोई भी देश नहीं कर सकता है। इसके उपयोग के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेनी पड़ेगी हमें कि हम उन संसाधनों का उपयोग करें या ना करें। अगर उनकी सहमति होगी कि हाँ कर सकते हैं आप, तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया जा सकता। इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद शुरू हो सकता है। अब समझते हैं स्वामित्व के आधार के बाद विकास के आधार पर संसाधन। अब देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 तरीके के: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे संभावी संसाधन किसे कहते हैं समझते हैं। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना है कि उनका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए इन संसाधनों को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, गुजरात में पवन ऊर्जा का बहुत अधिक मात्रा में ऐसी संभावना है कि उनका उपयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है लेकिन उतने अधिक मात्रा में पवन चक्कियाँ नहीं लगी हुई हैं या फिर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो संभावना है कि भविष्य में वहाँ पर पवन चक्की लगे
तो बिजली बन सके या फिर अन्य चीज़ों के लिए उपयोग किया जा सके पवन ऊर्जा का, लेकिन वर्तमान में तो नहीं किया जा रहा है, तो इस कैटेगरी में आएगा, यानी संभावित संसाधन में भविष्य में हो सकता है उनका उपयोग किया जाए। एक और उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जैसे उदाहरण है ये है राजस्थान के लिए। राजस्थान में इतनी अधिक धूप होती है, कारण क्या है कि वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। वर्षा न होने का मतलब कि बादल नहीं लगेंगे, बादल नहीं बनेंगे, इसीलिए वर्षा नहीं हो रही है। तो बादल जब नहीं बन रहे हैं तो धूप सीधे आ रही है, बहुत अधिक मात्रा में, तेज मात्रा में धूप होती है, तो उस धूप का उपयोग हम सोलर एनर्जी के लिए या सौर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि इनका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए इसे संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब समझते हैं विकसित संसाधन किसे कहते हैं। विकसित संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो वर्तमान तकनीक के उपयोग से या वर्तमान तकनीकी में इनका उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा है, ये विकसित संसाधन आते हैं। जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं वे सभी संसाधन विकसित संसाधन होते हैं। जैसे कोयले का उपयोग हो रहा है, पेट्रोलियम का, ऐसे सभी संसाधन जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनके तरीके से या उनके बलबूते पे हम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वो विकसित संसाधन कहलाएंगे। तो विकास के आधार पर तीसरा संसाधन है भंडार संसाधन। अब भंडार संसाधन को समझते हैं कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का वह प्रकार जो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पर्याप्त हमारे पास तकनीकी नहीं है, तो हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो भंडार के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे समझते हैं हाइड्रोजन एक बहुत ही अधिक ज्वलनशील गैस है, जो जल में प्राप्त होता है। आप जानते होंगे जल का सूत्र होता है H2O। H2O के अंतर्गत हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन जल से हाइड्रोजन को अलग करने की तकनीक हमारे पास आज तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम जल से हाइड्रोजन को अलग कर सकें। जब ये हाइड्रोजन जिस दिन अलग हो जाएगा, ये भंडार संसाधन नहीं रह जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास तकनीक नहीं है, तो ये भंडार संसाधन के अंतर्गत आएगा। और टेक्नोलॉजी का उपयोग हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि हम भविष्य में हाइड्रोजन को अलग कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छे ऊर्जा संसाधन के रूप में हाइड्रोजन कार्य करेगा। बहुत ही ज्वलनशील गैस है। अब समझते हैं संसाधन के अगला प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन का अगला प्रकार, जिसे कहते हैं संचित कोष। संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीकी से किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा बचा के रखा गया है, उसे संसाधनों को संचित कोष कहते हैं। पूरी तरह से उपयोग मतलब कि वर्तमान में जो तकनीकी उपलब्ध है उसी से संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः दोहन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं संचित कोष संसाधन। जैसे बांधों पर बांध से जो बिजली बनाई जा रही है, नदियों पर बनाई गई बांधों से जो बिजली टरबाइन घुमा करके बनाई जाती है, उसका उपयोग हम थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जितनी हमें आवश्यकता है, जितने बिजली की उतने मात्रा में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे अधिक भी बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन बिजली बनाई नहीं जा रही है। कारण क्या है कि हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उतना। जब भविष्य में आवश्यकता लगेगी कि ऐसे बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम जल विद्युत का संपूर्ण दोहन करेंगे या पूरी तरह से दोहन करने का प्रयास करेंगे। तो संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान तकनीकी से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उनका पूर्णतः दोहन नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएंगे संचित कोष। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। भविष्य में हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी तकनीकी और बढ़ाएंगे या फिर उसी तकनीकी से इसका दोहन पूरी तरह से करेंगे, तो वो संचित कोष नहीं रह जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं। तो हम समझते हैं कि सतत पोषणी विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो उससे पहले हम कुछ कहानी समझते हैं, उसके बाद हम सतत पोषणी विकास को समझ पाएंगे कि सतत पोषणी विकास क्या है। जैसे मनुष्य जैसे ही बुद्धिमान हुआ और उसने संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया, संसाधनों को उपयोग करते करते वो अपनी मतलब चरम सीमा पर पहुंचा। उसको लगा कि प्रकृति कुछ भी नहीं है हमारे आगे, और प्रकृति से जो भी संसाधन उपलब्ध है सिर्फ हमारे लिए उपलब्ध है, और हम जितना चाहें उतनी मात्रा में संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो मनुष्य की इस मानसिकता के कारण मनुष्य ने संसाधनों को बेहद अधिक तरीके से या फिर अंधाधुंध उपयोग किया, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आ गई। जैसे कुछ समस्याओं को समझते हैं, उसमें से कुछ समस्याएं हैं जैसे भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ओजोन परत क्षरण,
उसी में से एक और समस्या, जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या, भूमि निम्नीकरण, इनको समझते हैं। जैसे मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं, उनको समझते हैं। ओजोन परत क्या है? जो पृथ्वी पर वायुमंडल उपलब्ध है, उस वायुमंडल के बहुत सारे संस्तर होते हैं। संस्तर मतलब कि लेयर। उन्हीं लेयरों में से दूसरी लेयर जिसका नाम है समताप मंडल, उस समताप मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ये पराबैंगनी किरणें कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से ये लेयर, जिसे कहते हैं ओजोन परत, ये रोकने का कार्य करती है। अब क्या हुआ कि मनुष्य ने जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया। उपयोग करने से इस लेयर में छेद होने लगे, या फिर इस लेयर में छेद होने लगे, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आने लगी। ये जब समस्याएं आएंगी, जब ये समस्या आती है तो क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें शरीर पर लगेंगी मनुष्य के, तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए संसाधनों का उपयोग हमें मतलब कि लिमिटेड करना चाहिए, या फिर सोच समझ के करना चाहिए। तो हमने बताया उसमें से एक और समस्या है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन जैसे कार्बन बढ़ने से क्या होता है, कार्बन बढ़ने से पृथ्वी पर, जैसे एक और समस्या है, सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों के रूप में आती हैं, छोटी छोटी तरंगों के रूप में, और जब सूर्य से धरती तक आ जाती हैं किरणें तो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, और धरती से जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं। ये तरंगे दीर्घ तरंग के रूप में जाते हैं। और जब ये तरंगे दीर्घ तरंग के रूप में जाती हैं तो कार्बन बढ़ने के कारण कार्बन इनको रोकने का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें रोकने का कार्य करता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये रोकने का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने से क्या होगा, जैसे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तट में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, या तट के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, ये सब समस्याएं आने लगती हैं। तो ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय तापन, प्रदूषण की समस्या आप जानते हैं। प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं सॉरी, जैसे मृदा प्रदूषण हो सकता है, संसाधनों के बेमतलब या फिर अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या ये भी आ जाएगी। मिट्टी खराब होने लगेगी। भूमि निम्नीकरण मतलब कि मिट्टी का खराब होना। अब आगे समझते हैं सतत पोषणी विकास को समझने के लिए ये समझना जरूरी था, इसीलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया। अब समझते हैं सतत पोषणी विकास क्या है। सतत पोषणी विकास पाने का मतलब संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग ताकि हमारा विकास हो सके, साथ में हमारा विकास बाधित ना हो, साथ में आने वाली पीढ़ियों को भी समस्याएं ना हो, या उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, और पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी पर्यावरण प्रदूषित न हो। यानी सतत पोषणी विकास कहने का मतलब संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी का विकास हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सतत पोषणी विकास करते समय, यानी विकास करते समय पर्यावरण प्रदूषण न हो। तो इस प्रकार के विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं। इस संकल्पना को, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को पहली बार दिया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में दिया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में अभी समझाते हैं क्या है ये सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जाता है लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों के लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। ये वास्तव में क्या है अब समझते हैं कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है। जब दुनिया के सभी वैज्ञानिकों या फिर विद्वानों को लगा ऐसा कि मानव संसाधनों का बेमतलब या फिर अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और इन समस्याओं को निपटने का एक ही तरीका है सभी देशों के लोगों को समझा करके या फिर बुला करके ये समझाना कि अपने देश में संसाधनों का उपयोग अच्छे तरीके से करें, ये सोच समझ कर करें। तो उन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये है कि 100 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। लगभग
170 से अधिक देश थे वहाँ पे। तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में ही इस संकल्पना को पहली बार प्रस्तुत की गई। इस संकल्पना मतलब सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। आप सभी जानते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है, मैंने पहले ही बता दिया सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास पाने का मतलब ऐसा विकास करना, संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना जिससे हमारा विकास हो, साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे, साथ में पर्यावरण प्रदूषित भी न हो। अब समझते हैं संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक, संसाधन नियोजन। अब समझते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले अगर प्लानिंग कर लें हम कि हम इस प्रकार से करेंगे, तब ये करेंगे, तब ये करेंगे, तो इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसे हमारे पास पैसे कम हैं और हमको विभिन्न तरीके से उसे खर्च करना है, तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि इस पे ये करेंगे, इस पे रोटी पे इतना खर्च करेंगे, खाने पे इतना खर्च करेंगे, कपड़े पे इतना खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मैंने पहले बताया कि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। संसाधन लोग खरीद सकते हैं किंतु संसाधन बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए संसाधन को उपयोग करने के लिए प्लानिंग की जाती है। संसाधन को उपयोग करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधनों के कम होने के कारण, यानी कि प्रकृति में संसाधन तो कम मात्रा में उपलब्ध है या सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसको उपयोग करने वाले लोग बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो संसाधनों के उपयोग हेतु पहले से की गई तैयारी संसाधन नियोजन कहलाती है। कारण क्या है? संसाधनों की विविधता है। कहीं पर संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, कहीं पर संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध है, कहीं पर कुछ संसाधन उपलब्ध है, कहीं पर कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे हम समझते हैं, जैसे भारत का अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बिजली की अपार संभावना है। कारण इसका ये है कि नदियां वहां से बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो यहाँ पे संभावना बिजली बनाने की या फिर जल पन बिजली कहते हैं, पानी से बनने वाली बिजली की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो बिजली बन जाएगी, लेकिन वहाँ पे जैसे और दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है। लेकिन हमने अभी पहले पढ़ा था कि संसाधन, जैसे राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसी तरह से तो राजस्थान में पानी की कमी है लेकिन सौर एनर्जी की बहुत ज़्यादा अधिकता है। उसी तरह से समझते हैं गुजरात में जैसे पवन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा अधिकता है। और देखते हैं जैसे झारखंड में क्या है, कोयले की अधिकता है। लेकिन वहाँ पे कुछ संसाधन ऐसे हो सकते हैं जो कम है। इसीलिए संसाधनों को उपयोग हेतु पहले से जो प्लानिंग की जाती है, यानी कि संसाधनों का नियोजन किया जाता है कि संसाधन कैसे उपयोग किए जाएंगे, कहाँ पर संसाधन नहीं है और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो संसाधन नियोजन के 3 चरण होते हैं। तीनों चरणों को समझते हैं। जैसे पहले चरण में क्या करेंगे हम, पहले चरण में संसाधनों की सूची बनाएंगे। संसाधनों की सूची की मतलब कि कहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध है। पहले में हम सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद उनकी मात्रा देखेंगे, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और उनकी गुणवत्ता देखेंगे। गुणवत्ता कहने का मतलब वो किस लायक है, अच्छा है, खराब है, कैसा है संसाधन, ये देखेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में हम संसाधनों के कौशल का विकास करेंगे। कौशल का विकास कहने का मतलब समझा दे रहे हैं अभी। कौशल का विकास क्या है? कौशल का विकास, जैसे हमें पता चल गया कि संसाधन कहीं उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त तकनीकी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। जैसे कोयला जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसी तकनीकी नहीं है कि उस कोयले को निकाल सकें, तो हमें कौशल का विकास करना होगा। यानी हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए, लोगों को उस लायक बनाना होगा कि वो निकाल सके या फिर संसाधनों को ऐसा बना सके कि संसाधन उपयोग में हो सके। जैसे हमारे पास मोबाइल बनाने के हर एक कंपोनेंट हैं, यानी कि हमारे पास हर एक पुर्जे हैं मोबाइल को बनाने के, लेकिन कोई ऐसा कौशल वाला व्यक्ति नहीं है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जान सके कि मोबाइल को कैसे बनाया जाए, तो हम मोबाइल नहीं बना पाएंगे। भले ही मोबाइल के हर एक पुर्जे हमारे पास उपलब्ध है। उसी तरह से कुछ और हो सकता है, जैसे बिजली के लिए बहुत सारे बिजली के पंखे के हर एक पार्ट उपलब्ध है हमारे पास, हर एक टुकड़ा उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास वो बनाने के लिए कोई मिस्त्री नहीं है या फिर हमको नहीं आता है बनाना, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो पाएगा। कारण क्योंकि हमारे पास कोई कौशल नहीं है
कोई कौशल मतलब कि उस क्षेत्र के लिए या फिर उस पंखे को बनाने के लिए हमारे पास कला नहीं है। तो इसीलिए हमें कौशल का विकास करना होगा, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कौशल का विकास करना होगा। तीसरे में करेंगे संस्थागत ढांचाओं का निर्माण करेंगे। अभी समझते हैं संस्थागत ढांचा का निर्माण। संस्थागत ढांचा का निर्माण मतलब ऐसे संसाधनों को उपयोग हेतु ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जो उसी क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। जैसे सरकार ने बहुत सारे विभाग बना रखे हैं, जैसे बिजली को सर्वोत्तम उपयोग हेतु बिजली विभाग, ये सिर्फ उदाहरण है, बिजली विभाग। उसी तरह से जैसे जल विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, यानी बिजली एक प्रकार के संसाधन है, लेकिन बिजली कहाँ पहुंची, कितनी मात्रा में पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची, किस कारण से नहीं पहुंची, ये सब चीज़ों का एक ही व्यक्ति या फिर एक ही संस्था उस पर नज़र रख सके या ये देख सके कि संसाधनों का सही तरीके से नियोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संसाधन सभी मात्रा में सही जगह पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, किस कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस सब की जवाबदेही किसी एक संस्था के हाथों में दी जाती है ताकि कार्य आसान हो सके, ताकि सभी को संसाधन उपलब्ध हो सके, कहीं पर कमी ना हो सके। इसीलिए संस्थागत ढांचा का निर्माण यानी संस्थाओं को बनाया जाएगा ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दे सके, सभी अपने अपने क्षेत्र में नियम कानून बना सके, फिर उन पर कार्य कर सकें।